हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिस रिलेशनशिप की बात करेंगे ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके कंपटीशन IIT जे, नीट एंड CSIR नेट तक इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से एक बार देखना और अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करना। बाद में जब वीडियो देख लेंगे तब देखना कि वीडियो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब हम सबसे पहले जानते हैं केपी और केसी। ये हम लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। केपी एंड केसी क्या होता है कि हमारा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के और ये टू टाइप का होता है हमारा, वन केपी और सेकंड केसी। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके थे। चूँकि ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। यदि आपने वो 2 वीडियो लेक्चर हमारे नहीं देखी तो उन वीडियो को भी जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन दोनों वीडियो को भी ध्यान से देख सकिए। क्लियर है? तो के जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 टाइप का होता है, केपी एंड केसी। जो केपी होता है ये एट कांस्टेंट प्रेशर होता है और ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर होता है। ये हम पहली वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके थे इसको डिटेल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनके बीच क्या रिलेशन होता है और कैसे उसको डेरिवेशन करते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन में आती भी है और एकेडमिक में ये रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए भी आता है। क्लियर है? तो हम इसके लिए एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर करते हैं M1A प्लस M2B रिवर्सेबिलिटी N1C प्लस N2 इंटू D। ये कोई इक्वेशन है जिसमें A B तो हमारे रिएक्टेंट है और C और D क्या है, प्रोडक्ट है। और M1 M2 N1 N2 ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स विच आर टेकिंग प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते लिखते हैं जनरली। K इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2। ये हम कांस्टेंट लिखते हैं और ये किसके टर्म में, ये कंसंट्रेशन के टर्म होता है। किसके टर्म होता है? कंसंट्रेशन के टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं केसी। क्लियर बात? और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये क्या होता है, हमारा एक्टिव मास होता है। क्या होता है? एक्टिव मास। क्लियर है? तो इस चीज को हम कैसे रीड करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन A टू द पावर M1 B टू द पावर M2। इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर, ये D हमारा D टू द पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग कहते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बात? अच्छा, अब ये हमारा कंसंट्रेशन के टर्म, इसको चेंज कर सकते हैं हम पार्शियल प्रेशर के टर्म। चेंजिंग मोलर कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म में क्या आ जाएगा, प्रेशर, यानी केपी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, केपी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर M2। क्लियर बात? अच्छा, अब हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट बाय आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं
पी वी इजकल टू होता है एन आर टी, पी वी इजकल टू होता है एन आर टी। पी क्या, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से पी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पी इजकल टू आता है यहाँ से एन अपॉन वी आर टी, और चूंकि एन अपॉन जो वी है, एन अपॉन वी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कंसंट्रेशन को। तो हम यहाँ से देखते हैं पी इजकल टू होता है सी आर टी, पी इजकल टू होता है सी आर टी। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है प्रेशर के टर्म, तो हम प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। क्लियर, यानी पी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं आप इसको नोट कर लें, थोड़ा ऊपर से रब करते हैं हम यहाँ से। देखो कैसे लिखेंगे, के पी इजकल टू हो गया हमारे पास, के पी इजकल टू पी के प्लेस पर क्या पुट करें, सी आर टी, और सी किसके लिए, सी इसके लिए रिएक्टेंट के लिए, सी आर टी पावर एन वन इंटू पी इस प्लेस के पुट करके क्या फिर सी आर टी, और ये किसका, सी डी का हो जाएगा। तो कंसिडर डी आर टी पावर एन टू अपॉन नीचे भी इसी प्रकार सी ए आर टी पावर एम वन इंटू सी बी आर टी पावर एम टू। क्लियर बात। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो सी सी पावर एन वन, सी सी पावर एन वन इंटू सी डी पावर एन टू इंटू आर टी पावर, ये आर टी पावर यहाँ पर एन वन यहाँ पर एन टू, इसको लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू। क्लियर बात। अपॉन इसी प्रकार नीचे सी ए पावर एम वन इंटू सी बी पावर एम टू इंटू आर टी पावर, यहाँ पर एम वन है यहाँ पर एम टू है, तो एम वन प्लस एम टू। क्लियर इतनी बात यहाँ तक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं हम, इजकल टू सी सी पावर एन वन इंटू सी डी पावर एन टू अपॉन सी ए पावर एम वन और सी बी पावर एम टू इंटू आर टी पावर, इसको आर टी की पावर हम यहाँ स्पेस कम, आर टी की पावर यहाँ दिखा रहे, आर टी पावर एन वन प्लस एन टू, ये ऊपर जाके हो जाए माइनस एम वन प्लस एम टू, ये गुणा में इस तरह से होगा। क्लियर बात। अच्छा, तो के पी इजकल टू आएगा हमारा, के पी आ जाएगा, इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं सी टू द पावर एन वन डी टू द पावर एन टू अपॉन ए टू द पावर एम वन बी टू द पावर एम टू इंटू आर टी पावर, ये एन वन प्लस एन टू माइनस एन वन प्लस एन टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एन, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। आप लिखना वेयर डेल्टा एन जी, ये जी फोर गैस, गैसेस के लिए होगा, ये फोर होगा, ये एन वन और जो एन टू है हमारा, एन वन और एन टू जो होगा हमारा प्रोडक्ट के समय, तो पी माइनस आर, एन पी माइनस एन आर, एन पी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो वैल्यू हम इसको जानते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, के पी इजकल टू, ये वैल्यू है के सी के इजकल टू, के पी इजकल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। ये रिलेशनशिप था जिसको हमें डेरिवेशन करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे जो हमारे कंपटीशन में आने वाले होते हैं। अब ओके, इसको आप नोट कर लेना ध्यान से। ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली जो आपकी आईआईटी और नीट्स के एग्जाम्स में पूछी गई। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए दिया कि रिलेशनशिप प्रूव करना केपी और केसी के बीच। ओके, अच्छा, हम जान रहे क्या रिलेशन जाने, केपी और केसी के बीच क्या रिलेशन होता है भाई, ये होता है केपी इजकल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, ये होता है ना। और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एन जी इजकल टू होता है
एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अच्छा, और ये कंडीशन होती है केवल गैसेस के लिए। तो ये H2 गैस और ये हाइड्रोजन गैस, ये HI गैस, ये भी गैस है। क्लियर? ये गैसेस के लिए दे रखी सभी इक्वेशन ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं क्या होता है, H2 प्लस I2 इजिकल टू 2HI। इसके लिए KP KC के बीच रिलेशन अगर हम प्रूव करते हैं, KP इजिकल टू होगा KC इंटू RT पावर डेल्टा NG। क्लियर है? अब डेल्टा NG की वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितने भाई 2 माइनस रिएक्टेंट कितने 1 1, 1 प्लस 1 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। डेल्टा चूंकि लिखेंगे, चूंकि डेल्टा NG इजिकल टू 0, सो KP इजिकल टू KC, KP इजिकल टू KC। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर ही होगा हमारा। क्लियर? हमें ये कैलकुलेट करना, डेल्टा NG की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 पुट करेंगे। जब किसी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो इसलिए KP इजिकल टू KC। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबिलिटी 2NH3। अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डेल्टा NG निकालते हैं। इस इक्वेशन के लिए देखो निकालते हैं डेल्टा NG नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने 2 माइनस रिएक्टेंट कितने 1 प्लस 3 4 इजिकल टू कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो KP इजिकल टू हो जाएगा KC इंटू RT पावर -2। क्लियर बात? या इस डेरिवेशन को इस तरह से लिख सकते हैं KP इजिकल टू KC अपॉन RT स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इस सेकंड इक्वेशन का आंसर होगा हमारा। ओके, फर्स्ट का आंसर ये होगा हमारा। अब ये IT 2014 में पूछेगा, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। इन्होंने दे दिया KP इजिकल टू KC RT पावर डेल्टा X। X की वैल्यू कैलकुलेट करनी, X की इन चारों में से कोई एक वैल्यू होगी। तो X के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा NG इजिकल टू NP माइनस NR। देखेंगे NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने भाई, प्रोडक्ट कितने 1 माइनस रिएक्टेंट कितने 1 प्लस हाफ, इट मीन्स 1 माइनस 3/2, 3/2 में से 1 लेस करेंगे -1/2 आ जाएगा। क्लियर बात? तो हम यहाँ कितना X की वैल्यू कितनी आ रही -1/2, ये -1/2, ये ऑप्शन है, सॉरी माइनस चिन्ह मिस हो गया था, -1/2 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं KP इजिकल टू KC RT की पावर -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? बहुत सिंपल प्रॉब्लम सा, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे KP KC में के बीच रिलेशन कैसे हम प्रूव किया और कैसे हम डेल्टा NG की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात? यदि और एक बात ध्यान रखना, यदि डेल्टा NG की वैल्यू 0 होती है तो KP और KC बराबर हो जाते हैं। ओके, अच्छा, अब ये हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम IIT 2000 में पूछी गई। ये प्रॉब्लम N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबिलिटी 2NH3, KP की वैल्यू गिवन है और KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे डेल्टा NG। डेल्टा NG कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट कितनी है 1 प्लस 1 यानी 4, 4 माइनस 2 इजिकल टू -2, यानी डेल्टा NG की वैल्यू आएगी -2। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये नोट कर लेना आप इस साइड का। अच्छा भाई, हम KP की वैल्यू भी गिवन है, KP की वैल्यू गिवन है, KC की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो KP के प्लेस पर क्या पुट करेंगे भाई, ये है ना रिलेशन, KP इजिकल टू KC RT पावर डेल्टा NG। KP की वैल्यू प्लेस के 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इजिकल टू KC इंटू R की वैल्यू हम पुट करेंगे। R की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारी 8.31 इंटू T 500 डिग्री सेल्सियस पर, इसको कैलविन में चेंज करेंगे भाई। T इजिकल टू क्या आ जाएगा 500, इसमें 273 इसमें क्या ऐड कर देंगे तो 873 हो जाएगा, 873 ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, RT की पावर ये RT की पावर डेल्टा NG की वैल्यू आई -2, ये -2 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो या इसको हम लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इजिकल टू KC अपॉन 8.31 गुणा 873 पावर 2
ये इसके बीच एक रिलेशन है, या इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के सी इजकल टू आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 8.31 इंटू 873 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो पूरा आंसर हमारा आ जाएगा। इवन वो ऑप्शंस में केवल यही देखना था कि इनके बीच रिलेशन, कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं तक हमारा आंसर आ रहा है। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। ये प्रॉब्लम थी IIT 2000 में पूछी गई थी। इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आ जाता है। ओके, नोट कर लो उसको। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, फिर बात करेंगे किस पर डिपेंड करता है। पहले वाला है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, और दूसरे वाला इट डिपेंड्स ऑन। ये डिटेल में बात करेंगे। ये जो डज नॉट डिपेंडेंट वाला, ये कुछ ही पैरामीटर है, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? पहला है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा, ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है? इनिशियल कंसंट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं। जैसे हम देख रहे थे Kp इजिकल टू क्या आता है, Kc RT पावर डेल्टा Ng। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का इस एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं है। क्लियर? दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का भी इसमें कोई रोल नहीं। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी इस पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। और प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल जैसे हीलियम नियोन या कोई ऐसी गैस जो रिएक्शन नहीं करती, वो भी इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं डालती। क्लियर? ये कुछ 3 पैरामीटर है जो इफेक्ट नहीं डालते। अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहला था इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। कौन कौन सा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। ओके, इन पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब हम बात करते हैं किन पर डिपेंड करता है, कौन से पैरामीटर जिन पर डिपेंड करता है। सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। सपोज करो मैं एक रिएक्शन लिख दी आपके पास A+B रिवर्सिबिलिटी C। तो इस रिएक्शंस के लिए इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं। अगर इस रिएक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं A+B इजकल टू C, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो, और C इजकल टू हो जाएगा हमारा A+B। क्लियर है? इस टाइप से। तो ये यदि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है, और जब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो इसका रेट कांस्टेंट 1/K हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। इन पर डिपेंड करता है। यदि कोई रिएक्शन इस तरह से लिख दिया और फिर इसको हमने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, तो उसका रेट कांस्टेंट भी रिवर्सेबल हो जाएगा। ओके, यदि ये K है तो ये क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। ये नोट करने की बात है। इसलिए मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। यदि रिएक्टेंट और किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट बना दें और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बना उल्टा कर देंगे तो रेट कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लेना। क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड बात समझ लेना ध्यान से। यदि N2 + O2 रिवर्सिबिलिटी 2NO, ये कोई रिएक्शन है। सपोज करो इसका रेट कांस्टेंट है K, और एक रिएक्शन हमने लिख दी 2N2 + 2O2 रिवर्सिबिलिटी 4NO। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, इस रेट कांस्टेंट के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, उसको आप ध्यान रखना। वो होगा K इजकल टू होगा K², यानी इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे होगा, देखो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब इसका रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे। इसका रेट कांस्टेंट हम किसी एक का कैलकुलेट कर लेंगे इसमें से, और दूसरे का निकालते हैं। इसका कैलकुलेट करते हैं हम सपोज इस वाली का, तो K इजकल टू हो जाएगा। देखो इसके लिए K इजकल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 2। और ये K इजकल टू क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन K क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2, यही होगा ना।
हम दोनों का लिख दिया। अच्छा है, इसको हम सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं NO कंसंट्रेशन पावर 2 अपॉन N2 कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 एंड O2 इन टोटल की पावर मैं 2 लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 2 तो 2 2 तो 4, इसकी पावर 2 है ही। और ये जो पैरामीटर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये किसके इक्वल है, K का। तो K का क्या आ रहा है, स्क्वायर, यानी K इक्वल टू आ गया हमारे पास, K इक्वल टू आ गया K स्क्वायर। क्लियर है। यदि किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही तो वो उसकी पावर में आ जाता है, ये ध्यान देने की बात। 2 टाइम्स कर दिया तो 2 टाइम्स इसकी पावर में आ जाएगा। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यदि K है तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इसकी पावर 2 हो जाएगा, K इक्वल टू K स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एक्सप्रेशन पूछ ली जाती है कि इसकी यदि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसके साथ क्या लिंक होगा उसका। क्लियर है। अच्छा, अब अन्य की बात कर लेते, किसी अन्य इसी टाइप का, इसको नोट कर लेना आप। अन्य है हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। इस रिएक्शन का यदि रेट कांस्टेंट हमने K बोल दिया और एक लिख दिया SO2 प्लस हाफ O2, रिवर्सिबिलिटी SO2, इसका कह दिया हमने KE। तो जो KE होगा इसका इसके साथ क्या लिंक है, वो होगा रूट के, ये लिंक है। देखो ये इसकी 2 टाइम्स हो रही और ये जो 2 टाइम्स थी इसे 2 टाइम्स से ये 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हो रहा है, K इक्वल टू रूट के हो रहा है। इसको आप ध्यान से नोट कर रखना। अच्छा, एक अन्य एग्जाम्पल भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनेगा इसी पर बेस्ड। देखो एक होगा हमारा H2 प्लस I2 रिवर्सिबिलिटी 2HI। क्लियर है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए K इक्वल टू लिख दिया 49। क्लियर है। एक अन्य रिएक्शन हमने ले लिया अभी, HI इक्वल टू H2 प्लस I2 हाफ। अब इसमें 2 रिलेशन काम आ रहे हैं, दोनों का ध्यान रखना आपको बात। एक तो आ रहा है ये इसकी उल्टी हो गई, इसी का प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इसके लिए रिएक्टेंट हो गया। एक तो यानी यदि इसका K होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। ये तो हमें बात समझ में आएगी। दूसरी बात एक और समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पर था 1 1 2, यहाँ पर क्या था, अब उल्टी में देख लेना, यहाँ 2 की जगह 1 हो रहा है, यहाँ 1 की जगह हाफ, यहाँ भी हाफ। इसका मतलब ये ऊपर वाला रिलेशन आ रहा है, 2 की जगह हाफ हो गया, तो इसका मतलब अपोजिट तो होना ही था और साथ में उसका रूट भी हो जाएगा। रूट K हो रहा था ना, तो अब हमारे पास K की वैल्यू कितनी आती, 49, तो 1/49 का अंडर रूट। इसको जरा ध्यान से देखना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक अपोजिट रिलेशन का हो रहा है और एक हाफ हो रहा है। तो यदि इसका K होगा, इसका 1/K और हाफ होने की वजह से 1/√K हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। अब 1-2 उदाहरण और डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस्ड, इनको नोट करना। एक रिएक्शन के लिए हम इस टाइप का जो रिलेशन है जनरली बात कर लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन A प्लस B रिवर्सिबिलिटी C प्लस D, A प्लस B रिवर्सिबिलिटी C प्लस D। यदि इसके लिए हम एक अन्य रिएक्शन ले लेते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A N और B के हमने कंसिडर कर लिए N ही, N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो जाएगा NC प्लस ND। यदि इसका रेट कांस्टेंट K है तो इसका KE के साथ क्या रिलेशन होगा, बस ये ध्यान रखना। इसका KE के साथ रिलेशन इसकी पावर हो जाएगी हमारा। क्लियर है। पावर कैसे हो जाएगी, K की पावर N, ये ध्यान रखना बस। अब हम प्रॉब्लम आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। जनरल जिसकी भी मल्टीप्लाई हो रही वो K की पावर में N में जा रहा है। 2 की मल्टीप्लाई हो रही तो 2 की पावर K की पावर 2 हो रहा है। देख जैसा हम एक प्रॉब्लम कर भी रहे थे बिहार। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यदि कोई रिएक्शन है A रिवर्सिबिलिटी B, A रिएक्शन है कोई रिवर्सिबिलिटी B, इसका रेट कांस्टेंट है K1। एक अन्य रिएक्शन ले ली हमने X रिवर्सिबिलिटी
y, इसका रेट कांस्टेंट हमने कह दिया K2। यदि इनको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने से क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स रिवर्सिबिलिटी b प्लस y हो, तो इनके बीच क्या रिलेशन है, इस रिएक्शन का होगा के ई रेट कॉन्स्ट, तो के ई इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 हो जाएगा, K1 इंटू K2। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक ये बात। अच्छा, दूसरी बात इसको नोट करना पहले तो, अगर यही रिएक्शन हम माइनस कर देते हैं, यानी a माइनस एक्स रिवर्सिबिलिटी b माइनस वाई कर देते हैं, तो इसका जो के ई इक्वल टू हो जाएगा K1 अपॉन K2 हो जाएगा। यानी ऐड करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख देंगे, ऐड करने पर K1 एंड K2 और माइनस करने पर सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा K1 अपॉन K2। इनको दोनों को ध्यान से नोट कर लेना, दोनों एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए एग्जाम्स में आ जाती है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इस टाइप की कोई और प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी कंपटीशन में पूछी गई। हाँ, एक प्रॉब्लम है IIT 2006 में पूछी गई एक प्रॉब्लम, IIT 2006 की प्रॉब्लम है एक, उसको हम बात करते हैं। क्या पूछ रहा है IIT 2006 में, एक क्वेश्चन दे रखा, सिल्वर आयन प्लस NH3 रिवर्सिबिलिटी AgNH3 प्लस इसके लिए K1 की वैल्यू गिवन है, K1 इजिकल टू है इसके 3.5 10 टू द पावर माइनस 3, 3.5 10 टू द पावर माइनस 3, और एक अन्य रिएक्शन दे दी AgNH3 पावर प्लस NH3 रिवर्सिबिलिटी AgNH3 होल ट्वाइज प्लस, इसके लिए K2 इजिकल टू गिवन है हमारे पास 1.7 10 टू द पावर माइनस 7, 1.7 10 टू द पावर माइनस 3, दिस वन। तो फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर, क्वेश्चन फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर AgNH3 होल ट्वाइज प्लस, फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर AgNH3 प्लस। इसके लिए हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना। क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखना, अभी प्लस वाले की बात भी कर रहे थे और माइनस वाले की बात कर रहे थे, बहुत ही आसान है। प्लस वाले में क्या हो रहा था, ये जो रेट कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो रहा था, और माइनस वाले में रेट कांस्टेंट क्या थे, डिवाइड हो रहे थे। तो इसमें सिंपली ये होगा, देखो इस इक्वेशन को हम कह देंगे फर्स्ट, इस इक्वेशन कह देंगे सेकंड, फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर देते हैं हम, फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, क्या होगा Ag प्लस NH3, देखो एक NH3 है, एक NH3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 NH3 हो जाएगा, और ये पैरामीटर दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये सर रिजेक्ट हो जाएगा, इजिकल टू आ जाएगा AgNH3 ट्वाइस प्लस। तो इसका K इजिकल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी K1 इंटू K2। K1 की वैल्यू कितनी भाई, 3.5 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1.7 10 टू द पावर माइनस 3। इन तीनों पैरामीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट यू विल गेट 6.08 10 टू द पावर माइनस 6। ये हमारा आंसर आएगा। ये प्रॉब्लम थी हमारी IIT 2008 की प्रॉब्लम थी। क्लियर है, नोट कर लेना आप सिंपली समझ लो, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम दे रखी थी, इसका ये देख कांस्टेंट देखा, ये एक इक्वेशन थी, इसका रेट कांस्टेंट, फाइंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर दिस वन। तो हमने क्या किया, सिंपली देखा ये इंटरमीडिएट्स बनना है इस रिएक्शन में, तो इंटरमीडिएट्स बनना है, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसके ऐड करने से ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ये राइट साइड में, तो ये पैरामीटर रिजेक्ट हो जाएगा और 2NH3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐड होने से क्या हो रहा है, ये रेट कांस्टेंट क्या इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप आता है। क्लियर बात। अच्छा, अब एक पैरामीटर हो रहा है टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, उसको भी लिख देते हैं। ये तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिख रहे थे। अब एक टेम्परेचर यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक चीज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर पर किस टाइप से डिपेंड करता है, उसको नोट कर लेते हैं।
इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे एक रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं log 10 बेस K1 अपॉन K2 इजकल टू आएगा डेल्टा H अपॉन 2.303 R, क्लियर है, और बाई आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हम अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। वहाँ से आता है कि ये जो है रेट कांस्टेंट K1 K2 टेम्परेचर के साथ किस तरह से लिंक है, क्लियर। इसमें कुछ कंडीशन ध्यान रखना। फर्स्ट, इफ डेल्टा H इजिकल टू 0, यदि डेल्टा H की वैल्यू 0 होगी तो देन log 10 बेस K1 अपॉन K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से इक्वेट कर लेंगे तो K1 इजिकल टू आ जाएगा K2, K1 इजिकल टू आ जाएगा K2, क्लियर बात। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन, इफ डेल्टा H इजिकल टू नेगेटिव, डेल्टा H इजिकल टू नेगेटिव मीन्स डेल्टा H लेस देन 0, और डेल्टा H लेस देन किस केस में होता है, ये एक्जोथर्मिक के केस में होता है, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, क्लियर। तो इस केस में हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, log 10 बेस हमारा K1 अपॉन K2 सॉरी ये K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1, तो ये हमारा K2 अपॉन K1 इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास log K2 अपॉन K1 इजिकल टू आ जाएगा लेस देन 0। इसको इस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे ना हम, या K2 लेस देन K1, क्लियर बात। इसका मतलब इस बात से, इस रिलेशन से क्या प्रूव हो रहा, यदि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे, इंक्रीज कर रहे, देन यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, यदि डेल्टा H इजिकल टू पॉजिटिव हो, और डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब होगा डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन, ये तो एंडोथर्मिक के केस में होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log 10 बेस K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन इजिकल टू 0, या जो हमारा K2 होगा ग्रेटर देन K1 होगा। K2 ग्रेटर देन K1 के केस में क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे, टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज कर रहे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे तो हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी इंक्रीज, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनका रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। एक कर्व भी है, इन तीनों को कोरिलेशन है, उस कर्व को भी आप जरा नोट कर लेना। वो कर्व किस टाइप से है, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक के बीच है वो रिलेशन, उसको नोट कर लेना। दिस वन, ये हमारा है T वर्सेस log K, T वर्सेस log K, क्लियर बात। एक कर्व हमारा ये ऐसे प्लॉट हो रहा है, और एक कर्व ये ऊपर से हमारा ऐसे प्लॉटिंग हो रहा है, क्लियर। ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो log K बढ़ता जा रहा है, और log K की वैल्यू जैसे डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारा किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है, एंडोथर्मिक, और ये एक्जोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। समराइज कर देते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या बात की, हमने बात की Kp और Kc के बीच एक रिलेशनशिप प्रूव किया, और Kp और Kc पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की, और साथ ही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी स्टडी की किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कुछ एक तो पैरामीटर थे, कुछ डिपेंडेंट पैरामीटर थे और कुछ इंडिपेंडेंट पैरामीटर थे। जो नॉट इंडिपेंडेंट पैरामीटर थे जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, इन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। और किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, हमने वो बात की थी मोड ऑफ रिएक्शंस की, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ में कैसे था,
और यदि कोई रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कर देंगे तो उसमें रेट कांस्टेंट क्या अपोजिट हो जाता था। यदि किसी रिएक्शन में किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी से उसके नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर देते थे तो रेट कांस्टेंट उस न्यूमेरिकल क्वांटिटी का पावर हो जाता था। क्लियर, ये हमने बात की। और एक साथ ही हमने बात की टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक रही होगी। यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।